हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की। आप में से जिन्होंने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, वीडियो है हमारे चैनल पे। तो एपिसोड 1 में हम एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया गया था, जिसमें हमारे हंटर्स एक डंजन में चले जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा स्टैचू अपने लेजर वाली पावर यूज करके इनमें से आधे हंटर को मार देता है भाई। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। मिस्टर संग यहाँ पे सबको कहता है कि कोई हिलना मत, वरना तुम सबके सब मारे जाओगे। यहाँ पे जूही की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मिस्टर संग जिन्हों के पास आके उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ये चीज नोटिस नहीं की होती हम सब के सब मर जाते। तुमने ही हमको नीचे झुकने को बोला था, तुम्हें जरूर इस बात का अंदाजा लग गया होगा। तो यहाँ पे जिन्हों देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, लेकिन एटलीस्ट वो जिंदा थे। इधर जिन्हों मिस्टर सॉन्ग का हाथ में पट्टी कर देता है खून रोकने के लिए। अब जूही यहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वैसे तो वो एक बी रैंक की हंटर है, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, लेकिन वो आसान रेट्स पे ही जाती है क्योंकि वो दिल से काफी कमजोर होती है। मिस्टर संग इस स्टैचू को देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर एक ए रैंक या फिर एस रैंक का दुश्मन है। उसे टैबलेट पे कुछ कमांड दिए गए थे जब वो डंजन में घुसे थे, और एक कमांड थे गॉड की पूजा करो, दूसरा कमांड था कि गॉड की प्रशंसा करो या उसकी बड़ाई करो, और तीसरा कमांड था गॉड पे भरोसा रखो। तो इस डंजन के यही वो कुछ रूल्स बताए हैं, जो रूल्स इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो जिंदा रह पाए। जिन्हों देख के समझ जाता है कि ये जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है यही गॉड है। हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले जब वो पोर्टल दुनिया के सामने आया, जो कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, काफी सारी अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो गई। जैसे ऐसे लोगों का सामने आना जिनको हम अवेकन कहा जा सकता है, जिनको हम हंटर्स भी कहते हैं। हंटर्स ही सिर्फ ऐसे इंसान थे जो कि मैजिक बीस्ट को मार सकते हैं। एक बार किसी हंटर्स की एबिलिटी उसके पास आ जाती है, वो उस एबिलिटी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गेट के उस पार ऐसे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इनसे लड़ाई करने के दौरान हंटर्स की एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमें जिन्हों की सिस्टर जीना का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्कूल का होता है। जीना की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना। तो जीना बताती है कि हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है। वो कुछ खास नहीं है क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोट लगते रहती है, वो अक्सर बैंडेजेस में निपटा हुआ घर आता है। यहाँ हमें डंजन का फिर से सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर सन कहते हैं कि ये चीज बहुत ताकतवर है, हम सबको कलेक्टिवली सोचना होगा इसे जीतने के लिए। तभी एक हंटर ये डिसाइड करता है कि वो ऐसे नहीं मरने वाला, क्योंकि उसने अभी एक बड़ी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। मिस्टर संग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और ये हंटर अपनी स्पीड को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। पर जैसे ही ये हंटर भागने का ट्राई करता है, वो गॉड पलक झपकते इस हंटर को राख कर देते हैं, और इसके बस 2 पैर बच जाते हैं यार। जिन्हों और संग को समझ आ जाता है कि ये गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो चाहे तो पलक झपकते इन सभी को आसानी से मार सकता है। ये गॉड नॉर्मली मिलने वाले बीस से काफी अलग है। तभी जिन्हों संग से पहला कमांड क्या था पूछता है। इस पर मिस्टर संग बताते हैं कि ये पहला कमांड था कि गॉड की पूजा करो। जिन्हों ये सुन के कुछ सोचता है और उठता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, गॉड उसे जलाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख जिन्हों तुरंत झुक जाता है और बाकियों को कहता है कि अपना सर झुका के रखो। वो कहता है कि जैसा कि उस कमांड में लिखा हुआ है गॉड की पूजा करो, तो जब तक हम सर झुका के रखेंगे वो अटैक नहीं करेगा। और इसके बाद सच में गॉड शांत हो जाता है, और उसके बाद गॉड काफी फ्रीकी स्माइल देता है यार। ऐसा लगता है कि अब वो कुछ नहीं करेगा, और पार के सोचकर खड़ा हो जाता है, जिसमें वो सच में अटैक भी नहीं करता यार। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी, जब तक ये हंटर्स इस कार्टन टेम्पल के सारे कमांड्स को मानेंगे नहीं, ये जिंदा बच के नहीं जा सकते। इसमें से पहला कंडीशन तो पूरा हो गया था। अब ये गॉड एकदम से खड़ा हो जाता है, जिसमें जिन्हों कहता है कि भाई अब सेकंड कमांड जो था गॉड की तारीफ करो, ये उससे ही रुकेगा। अभी कैसे करना है किसी को नहीं पता। इनमें से एक हंटर कहता है कि उसने बहुत सारे कल्चर और सोसाइटी की पढ़ाई करी है, और वो कुछ प्रेयर्स जानता है जो कि शायद काम कर जाए। वो प्रेयर करना चालू कर देता है, पर गॉड फिर से वो फ्रीकी सी स्माइल देते हुए इस हंटर को पूरा कुचल देता है यार। ये देख सारे हंटर्स डर के भाग जाते हैं। सब अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं ताकि ये सबको नहीं मार पाए, और जिन्हों भी जूही को लेके भागने लग जाता है। पार्क यहाँ सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, घर पे उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी।
तभी यहाँ पार्क को उसके पीछे खड़ी वाली स्टैचू बीच से बिल्कुल गाजर की तरह काट देती है अपनी स्वॉर्ड से। गॉड ऑलरेडी इतना खतरनाक था, पर अब ये बाकी स्टैचूज भी बहुत डेडली रहते हैं। जिन्हू वहाँ सोच रहा होता है कि भाई कैसे इस गॉड को सही तरीके से फेस करा जाए आखिर में। तो ये डेविल है। जिन्हू नोटिस करता है कि स्टैचूज में कुछ के हाथ में एक्स है, कुछ के हाथ में स्वॉर्ड्स है और कुछ के हाथ में शील्ड भी है, पर इनमें से कुछ है जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिन्हू सभी हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के पास जाके खड़े होने को कहता है। जैसे ही हंटर्स इन स्टैचू के नीचे खड़े होते हैं, वो स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाते हैं, उन्हें मारते नहीं है। ये लोग एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब जिन्हू जूही को लेकर एक ड्रम वाले स्टैचू के पास जाता है तो ये प्ले नहीं करता है। जिन्हू समझ जाता है कि अकेले अकेले खड़े होना होगा, वरना ये प्ले नहीं होगा। तो जूही को इधर छोड़कर दूसरी स्टैचू की तरफ भागना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से गॉड उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। गॉड से बचने के चक्कर में जिन्हू एक शील्ड वाली स्टैचू के नीचे आ जाता है, जिसपे वो फुल फोर्स से वो स्टैचू जिन्हू पे हमला करता है। पर फिर भी जिन्हू हार नहीं मानता है। जैसे तैसे वो सिंगिंग स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है, स्टैचू गाना गाने लग जाती है और गॉड रुक जाता है। तो यही तरीका होता है गॉड को प्रेस करने का। इसके बाद गॉड जाके अपनी सीट पे वापस बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हू के पैर कट चुका होता है। इधर जूही को बहुत खराब लगता है, वो रोने लगती है और जूही उसे हील भी करने लग जाती है। उसे हील करने के दौरान वो अपनी लिमिट भी टच कर देती है, जिसके कारण उसके आंखों और मुंह से पूरा खून निकलने लग जाता है। अब यहाँ ऐसा होता है कि ये लोग मिस्टर संग को ब्लेम करने लग जाते हैं, खास करके किम। और मिस्टर संग भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि उनका कॉल था कि यार एज ए लीडर उस डंजन में जाने का। पर अभी भी एक लास्ट कमांड बाकी थी और तभी एक स्टोन प्लेटफॉर्म बीच में आ जाता है, जिसे हम ऑल्टर भी कह सकते हैं। जिन्हू कहता है कि ऐसा ऑल्टर कहानियों में गॉड को ट्रेजर या सैक्रिफाइस देने के लिए आता है और यही इनका लास्ट कमांड है। गॉड के लिए अपनी आस्था दिखाओ या गॉड के लिए अपना सैक्रिफाइस दो। तो किम कहता है मिस्टर संग की वजह से ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं, टाइम आ गया उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और अपना सैक्रिफाइस देने का। वो उन पर तलवार भी चढ़ा देता है, जिस पर मिस्टर संग बिना अफसोस के उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, एक फ्लेम जलने लग जाती है उससे। जिन्हू दूसरे हंटर्स को कहता है कि उसे उस ऑल्टर को नजदीक से देखना है, जहाँ से वो बाकी हंटर्स के साथ जैसे ही वो बाकी हंटर्स के साथ उस फ्लेम्स के घेरे के अंदर पहुंचता है, बाकी फ्लेम्स भी जलने लग जाते हैं। जिन्हू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि क्या कोई इन्हें यहाँ बचाने आएगा, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आज को मिला के उन्हें यहाँ 7 दिन हो जाएंगे, तो इससे पहले उन्हें कोई बचाने आए, हो सकता है ये स्टैचू मूव करने लगे और इन्हें मार दे। किसी भी गेट को पूरी तरह खोलने के लिए 7 दिन लग जाते हैं, जिसे हम डंजन ब्रेक भी कह सकते हैं। 7 दिन के बाद डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर की दुनिया में जा सकते हैं। ये हंटर्स रेस का यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये टाइम से पहले डंजन के बॉस को मारे और गेट बंद कर दे। इसका मतलब यह है कि अगर ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो गॉड बाहर की दुनिया में चला जाएगा और पता नहीं वहाँ क्या ही तबाही मचाने वाला है। जिन्हू बाकियों को भी ऑल्टर के घेरे के अंदर आने को कहता है। उसे लगता है कि जब तक वो सब नहीं आएंगे सारे फ्लेम्स नहीं जलने वाले, और सारे फ्लेम्स के जलने के बाद ही आगे कुछ होगा। जैसे ही ये अंदर आते हैं तो घेरे के आउटर लाइन पे कुछ ब्लू फ्लेम्स भी जलने लग जाते हैं और गेट खुलने लग जाता है। फिर एकदम से ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और स्टैचूज इनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिन्हू देखता है कि जैसे ही वो एक स्टैचू को देखता है, वो स्टैचू वहीं रुक जाता है। वो समझ जाता है कि जब तक वो लोग स्टैचू को देखते रहेंगे ये स्टैचू मूव नहीं करने वाली। ये बात वो सारे हंटर्स को कहता है कि उन्हें उनकी आंखें खुली रखनी होगी। बट इसी बीच इनमें से एक हंटर्स डर जाती है, भाग जाती है, जिसपे दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ होता है पर वो निकल जाती है। बाद में वो नोटिस करते हैं कि उस हंटर के निकलने पे ऑरेंज फ्लेम बुझ जाती है, पर ब्लू फ्लेम्स टाइम के साथ ही बुझ रही होती है। जिन्हू सोचता है कि थर्ड कंडीशन थी फेथ दिखाओ गॉड पे। तो ये जो हो रहा है जरूर वो एक ट्रैप है। उन्हें पहले डराया गया, अब उन्हें होप दी जा रही है। जरूर ये टेस्ट कर रहा है उनकी आस्था गॉड के ऊपर। तभी एक और हंटर वहां से भाग जाता है। किम भी वहां से भागना चाह रहा था, पर जिन्हू उसे मना करता है। उसे कहता है कि अगर वो निकला तो उनके बीच एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा और वो चारों तरफ नहीं देख पाएंगे। जिन्हू का मानना है कि ब्लू फ्लेम्स एक टाइम के बाद जैसे सारे ब्लू फ्लेम्स खत्म हो जाएंगी, वो लोग यहाँ से आराम से निकल पाएंगे। किम यहाँ पे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे फ्लेम्स बुझ जाएं और वो यहीं मर जाएं।
किम जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि हालांकि तुम सबसे कमजोर हंटर थे यहाँ पर हम सब में से, बट तुम्हारे कारण ही जिंदा बचे हैं अभी तक हम सब। पर बाहर मेरी एक फैमिली इंतजार कर रही है और मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। ये बोलकर किम भाग जाता है। उसके निकलते ही सारे स्टैचूज आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस पर मिस्टर संग जिनवू और जूही को भागने को कहते हैं। वो कहता है कि डोर खुला रहेगा जब तक शायद उनमें से कोई एक बंदा भी सर्कल के अंदर रहे। जूही अपने पैर नहीं हिला पाती है क्योंकि जिनवू को हील करने के प्रोसेस में उसने अपनी काफी ताकत वेस्ट कर दी होती है। अब क्योंकि जिनवू का पैर ऑलरेडी कटा रहता है, जूही जिनवू को लेके बाहर नहीं जा सकती है। लास्ट में जिनवू कहता है कि मिस्टर संग आप जूही को लेके बाहर जाइए। ऑल्दो जूही काफी रेजिस्ट करती है, बट मिस्टर संग जूही को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। लास्ट में जिनवू यहाँ अकेले बचा रहता है। एज अ लास्ट होप जिनवू तलवार उठाता है और इनमें से कम एक को मारने का सोचता है, लेकिन स्टैचू उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसे बुरी तरह मारना चालू कर देते हैं। उसका एक हाथ काट देती है, उसे पूरी तरह उठा के मारते हैं। पर ये सब के बाद भी वॉल्टर के अंदर ही रहता है और एक एक करके ब्लू फ्लेम देख रहे होते हैं कि बुझ रही होती है टाइम के साथ। जिनवू सोचता है कि कैसे किम अपना मतलब देखते हुए भाग गया, पर जिनवू को भी मरने का कोई शौक नहीं था। उसकी भी फैमिली है, उसे भी उनके पास जाना है, पर वो यहाँ बच के भाग नहीं पाया। लास्ट में जिनवू उस ऑल्टर के ऊपर गिर जाता है जहाँ उसे एक स्टैचू मारने भी वाला होता है। तब जिनवू सोचता है कि काश उसे भी एक लास्ट मौका मिल जाता जीने का। इस अटैक के बाद एक लास्ट ब्लू फ्लेम होती है जो खट से बुझ जाती है और एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। इसमें लिखा होता है कि ये सीक्रेट क्वेस्ट है कमजोर बंदे की बहादुरी देखने का। जिनवू एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है और अब उसको एक्सेप्ट करना होता है वो प्लेयर के तौर पर खेलना चाहता है या नहीं। अगर वो नो चूज करेगा तो 0.02 सेकंड के अंदर उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। क्या वो एक्सेप्ट करेगा? एंड हमें दिखाया जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को एज अ प्लेयर बनने के तौर पे। तो इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 मेरे हिसाब से विजुअली एज एन एनिमेशन बहुत बढ़िया था। स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है और हम देखेंगे कैसा जाता है आगे जाके, बट एनिमेशन जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हो रही है। आप देखना जैसे जैसे मारा गया हंटर्स को वो एकदम विजुअल क्रिस्प विजुअल्स बीच से काटा गया पार्क को जहाँ पे हो गया है, फिर जैसे उसे जलाया गया, सब कुछ एकदम क्रिस्प था। विजुअली बहुत अच्छा था ये एपिसोड। सो देखते हैं आगे जाके कैसा रहता है। आप लोग कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।